दूसरी तरफ एक मंदिर में एक बुढ़िया पूजा करने के लिए आती है। तभी उस बुढ़िया के सामने एक भिखारी आ जाता है और वह कहने लगता है कि अरे दादी अम्मा, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं रोज़ दिन इसी मंदिर के पास रहता हूँ और मेरी यही आशा है कि आप मुझे कुछ भिक्षा दे देंगे। दादी अम्मा, मुझे कुछ दे दीजिए, क्योंकि आज किसी ने भी 1 रुपये तक का दान नहीं किया है। मुझे दान दे देंगे तो भगवान आपका भला करेंगे। दादी अम्मा बोलती है, अरे बेटे, मैं तो यही के लिए आई हूँ। मेरा अब बचा ही क्या है। मैं तो यही दान पुण्य करके अपने भगवान की नज़रों में अच्छी बनना चाहूँगी। इन रुपये पैसे का क्या है। रुपये पैसे तो इसी धरती पे रह जाते हैं, बचते हैं अच्छे कर्म। अगर मैंने अभी तुम्हें नहीं दिया दान में, तो भगवान मुझे नरक लिख देंगे। और पैसे का क्या है, वे तो आते जाते रहते हैं। हमें हमेशा गरीब और निर्धन लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे उसके लिए ज़्यादा रुपये की ना तो 1 रुपये की भी जितनी क्षमता होनी चाहिए उतनी ही दान करनी चाहिए। पर दान करने से अच्छे कर्मों की पहचान होती है बेटी। मैं तो प्रत्येक दिन आती हूँ इस मंदिर में पूजा करने के लिए, तब तो तुम दिखाई नहीं देते हो। तभी वह बोलता है, दादी अम्मा, मैं पास के मंदिर में जाता था, लेकिन वहाँ पे अन्य भिखारी आकर के उन्होंने मुझे भगा दिया और कहा कि ये मेरे जगह हो गए हैं, अब से तुम यहाँ पे भीख नहीं मांगोगे। तो इसलिए मैं इस नए मंदिर में आया हूँ। तभी दादी उसे पत्ते पर भोजन देती है। वह भिखारी प्रेम से भोजन करने लगता है और कहता है, बहुत अच्छा भोजन था। दूसरी रात फिर से वह परी आ जाती है और बोलती है, अरे ये चुड़ैल कैसे इतनी ताकतवर हो गई है कि इन्होंने सुरक्षा कवच तोड़ दिया। अब देख, अब मुझे लगता है अपनी महारानी परी से एक विशेष जादू लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझ जैसे छोटे से परी के जादू से ये चुड़ैल नहीं मानने वाली है। मैं आज ही स्वर्गलोक में जा कर के अपनी महारानी परी से बात करती हूँ कि पृथ्वी लोक पर चुड़ैलों का आतंक बहुत ही फैल गई है। साथ ही साथ वे सारी चुड़ैल बहुत ताकतवर भी हो गए हैं। इसलिए लेकिन फ़िलहाल मैं फिर से एक सुरक्षा कवच बना देती हूँ, ताकि चुड़ैल इस सुरक्षा कवच के अंदर ना आ पाए। उसने तो एक सुरक्षा कवच तोड़ ही दी, लेकिन ये बहुत ही मेहनत से बनाई गई सुरक्षा कवच है और इसे तोड़ पाना तो लगता है नामुमकिन है। अब देखते हैं कि आखिरकार यह चुड़ैल क्या करती है। मैं तो पूरे गांव के चारों तरफ पुनः से एक सुरक्षा कवच बना दी हूँ और देखती हूँ कि इस बार तो चुड़ैल अंदर नहीं ही आ पाएगी, क्योंकि उन चुड़ैलों ने गांव के आधे से अधिक नवजात बच्चों को उठा करके ले गई है और वह परी आराम कर। यह कहानी है एक गरीब लड़की की। एक लड़की होती है जो सुबह सुबह
जाती है बगीचे में और वह लड़की एक मालिन की बेटी होती है। मालिन की बेटी बहुत गरीब होती है। मालिन की बेटी, उसकी माँ जो होती है वह एक माले बेचने की काम करती है और इसके लिए वह अपनी बेटी को सुबह सुबह रोज़ उठा देती है कि जाओ और बगीचे से ताज़ी ताज़ी फूल लेकर आओ, तभी तो मैं माला बना कर के बेचूंगी और उस माला से जो भी पैसे आएंगे उसी से तो घर चलता है। वह लड़की बगीचे में सुबह सुबह आती है और वह लड़की बोलती है, अरे मेरी माँ ने कहा था कि बेटी तुम जल्दी सुबह सुबह उठ जाया करो, नहीं तो फूल नहीं मिलेंगे तुम्हें। पर आज भी मुझे फूल मिल गई है तो मैं जा रही हूँ अपने घर, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। वह लड़की फूलों से भरी टोकरी को लेकर के बहुत खुश होती है और कहती है कि अब मैं यह टोकरी लेकर के एक आम के बगीचे में जा रही हूँ। और वह लड़की आम के बगीचे में चली जाती है और बोलती है, अरे वाह कितने सुंदर सुंदर आम लगे हैं इन बगीचों में, मेरा तो मन देखकर ही बहुत खुश हो गया। इतने सुंदर सुंदर पेड़ में आम लगे हुए हैं, मैं इन आमों को घर ले जाऊंगी। और वह लड़की घर चली जाती है और उसकी माँ किसी दूसरे के घर पे काम करने को जाया करती थी और वह लड़की घर में खाना बना लेती है और खुद खाना खाती है और अपनी माँ के लिए भी वह खाना रखती है। और वह लड़की भोजन करके बोलती है, अरे वाह कितने सुंदर मैंने आज भोजन बनाए हैं, मेरी भी माँ देखेगी भोजन को तो बहुत प्रसन्न होगी। अरे आज इतना सारा काम कर कर के मैं तो थक गई हूँ, मुझे तो नींद आ रही है, क्या करूँ अभी तक माँ आई नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, माँ आएगी तो दरवाजे खटखटाएगी तो मैं उठ जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए सो ही जाती हूँ और फिर माँ आएगी तो मुझे उठाएगी तो ज़रूर ही और दरवाजे खटखटाएगी तो मैं उठ जाऊंगी और दरवाजे खोल दूंगी। लेकिन उससे पहले तो मैं कुछ देर सो जाती हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि खाना खाने के बाद तो आलस आने लगती है और मन भी करता है कि सो जाएं, और क्या करें सो ही जाते हैं। अगली सुबह एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया का व्यापार था कि वह जामुन का व्यापार करती थी। बुढ़िया के घर के बगल में ही एक बहुत बड़ा पेड़ लगा था जिसमें जामुन फरता था। बुढ़िया जामुन प्रतिदिन तोड़कर बेचने के लिए पूरे गांव में घूमा करती थी। एक दिन बुढ़िया एक गमले में भर के जामुन, जो कि बहुत महंगे हो गए थे, आजकल तो सारे लोग जामुन के पेड़ को कटवा देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कहना होता है कि जामुन के पेड़ पर चुड़ैल रहा करती है। इस वजह से कोई भी लोग जामुन का पेड़ अपने घरों के आसपास नहीं लगाते हैं। लेकिन वह बुढ़िया वह पेड़ से ही जीती थी। पेड़ में फरे जामुन को बेच करके उससे जो पैसे होते थे
उस पैसे से ही उसका घर चलता था। प्रतिदिन बुढ़िया जामुन बेचकर घर आती है और खाना बना करके खा लेती है। फिर बुढ़िया टहलने के लिए सोचती है कि तभी उसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है। अरे दादी अम्मा, आपको पता है मैं इस शहर में नए नए आया हूँ, मुझे कोई रूम नहीं मिल रही है किराए पर। तो दादी अम्मा, मैं तो अभी उतरा ही हूँ ट्रेन से, मुझे बहुत देर हो गई है, मैं कैसे किसके यहाँ ठहर जाऊँ। तो सारे गांव वाले के तो दरवाजे बंद थे सिवाय आपके। तभी बुढ़िया बोलती है, ठीक है बेटे, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे इस कुटिये में एक और घर है, उसमें तुम किराए पे रह सकते हो। वैसे भी मेरे कोई नहीं है तो तुम रह लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम समय पर किराए दे देना। ये देखते हो बेटे, ये गमले में मैं जामुन तोड़ कर के बेचा करती हूँ। मैं पूरे दिन नहीं रहूँगी बेटे घर पे, क्योंकि मुझे जामुन बेचने गांव की ओर जाना पड़ता है। तो मैं जामुन बेच कर के रात में ही आऊँगी और फिर खाना बनाऊँगी, उसी खाने में तुम भी खा लेना। और रही खर्चे की बात, तो तुम भी ठहरे एक सरकारी नौकरी वाले, तुम्हें जो उचित लगे वो पैसे दे देना, नहीं तो तुम सामान ही ला करके दे देना। अब मेरे तो कोई है नहीं, तो तुम्हें ही अपने बेटे की तरह मानूंगी, तुम रह सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी वह लड़का बोलता है, दादी माँ आप बहुत अच्छे हैं, मैं रह लूँगा। अच्छा ठीक है दादी माँ, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। तभी वह लड़का चला जाता है रूम में। तभी दादी बोलती है, चलो अच्छा हुआ अकेले रह रही थी, अब तो बहुत अच्छा। कमलपुर नामक गांव में बच्चा चोरी होने की खबर बहुत ही फैली हुई थी। दरअसल उस गांव से एक चुड़ैल बच्चे को चुराने का काम करती थी। दूसरी जंगल में एक राजकुमार घूम रहा था। वह राजकुमार रास्ता भटक गया था। राजकुमार को लगा कि अरे ये कहाँ मैं आ गया हूँ, तो मुझे कुछ तो यहाँ पे रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है। मेरे घोड़े भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। इतनी सुंदर जगह दिख तो रही है पर डरावनी भी लग रही है। पता नहीं इस जगह पर कितनी चुड़ैलें होंगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे फिर से मैं कौन सी जगह पे आ गया हूँ। यह जगह कितनी सुंदर लग रही है लेकिन थोड़ी डरावनी भी लग रही है, क्योंकि इस जगह पर एक भी झोपड़ी या कोई लोगों का बसेरा नहीं है। कैसे पता चलेगा जो कहाँ पे गांव बसा हुआ है। मैं तो पता नहीं कहाँ चला आया हूँ, यह कौन सी जगह है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ। हे भगवान, ये किस जगह पे मैं आ गया हूँ। पता नहीं, मेरे घोड़े भी रहते तो मैं उसके साथ चल जाता। मैं तो यहाँ दर दर भटक रहा हूँ पर कहीं भी रास्ते तो दिख ही नहीं रहे हैं। आखिरकार मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आने लगी है। मैं भूखा प्यासा, अब मैं क्या करूं। मुझे सोने के अलावे और कोई भी बात सूझ ही नहीं रही है। मैं क्या कर सकता हूं।
अचानक वह उठकर खड़ा होता है। उसे घोड़े की आने की आवाज़ प्रतीत होती है। अरे, ये तो मेरे घोड़े की आवाज़ लग रही है। लग रहा है घोड़ा मेरे ही ओर आ रहा है। अच्छा हुआ जो आ गए तुम। मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था। मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अब तुम आ गए हो तो ज़रूर मैं गांव को खोज कर ही रहूँगा। नहीं तो मैं पैदल चलते चलते थक गया था। अब तुम आ गए हो तो तुम्हारे साथ तो कितने मीलों की दूरी भी तय कर लूँगा। अरे मेरे घोड़े, तुम चलो तो सही। अब चलते हैं हम अपनी दूरी तय करने के लिए और चल कर के देखते हैं कि आखिरकार गाँवों का बसेरा कहाँ पे है। दूसरी तरफ उसके जाते ही चुड़ैल प्रकट हो जाती है और वह कहती है, ही। अरे ओ राजकुमार, तुम्हें क्या लगा? मैं तुम्हें नहीं देखी हूँ। अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है कि तुम रास्ता भटक गया है। एक गांव में एक बच्चे चुराने वाली चुड़ैल का आतंक फैला था। चुड़ैल का तो यही काम बन गया था। वह रात के समय में निकलती थी और हर एक दिन नवजात शिशु जो 6 महीने का होता था, वह उसे एक टोकरी में भर करके चुरा करके ले जाती थी। वह कई गांवों में से बच्चे को चुराने लगी। जब भी किसी गांव में बच्चे की कमी होती थी तो वह दूसरे गांव में जा कर के बच्चे को चुराने लगी। वह चुड़ैल बोलती है कि हे, मुझे तो 1000 बच्चों को पुराना है। कैसे भी करके मैं सारे गांवों से नवजात शिशु को चुरा करके उससे इकट्ठे कर लूँगी। और दूसरी तरफ गांव में स्वर्गलोक से आई एक परी को यह सब अच्छा नहीं लगता है। उस परी को उस नवजात बच्चे पे बहुत दया आती है। वह उसी समय सोच लेती है कि मुझे धरती पे जा कर के इन चुड़ैलों को इतने गंदे काम करने से रोकना होगा, नहीं तो यह पूरे दुनिया में अपना आतंक फैला देगी। और इसलिए मुझे आज धरती पे आना ही पड़ा। अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये चुड़ैल अब गांव के बच्चे को चुरा करके ले जाती है। बहुत ही आतंक उन चुड़ैलों ने मचा लिया है। अब मैं कुछ परियों के सहारे, कुछ परियों के जादू के मदद से एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाऊंगी कि जब भी चुड़ैल इस गांव के बच्चे को चुराने की कोशिश करेगी, वह आग के घेरों में घिर जाएगी और गांव के चारों तरफ आग लग जाएगी, जिससे वह चुड़ैल बाहर नहीं जा पाएगी और वहीं पे जल जाएगी। अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे इन चुड़ैलों की शक्तियाँ कम होती है। और अब मैं कुछ दिनों तक इसी धरती लोक पे रहूँगी और पूरे गांव वालों की मैं रक्षा करूँगी, क्योंकि भगवान ने मुझे इसीलिए बनाए हैं।
अच्छे कर्मों की वजह से ही तो मैं स्वर्ग लोक की परी बनी हूँ। तो मैं कैसे बुराई को हराऊंगी। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं अपने स्वर्ग लोक में तो चली ही जाऊंगी। लेकिन मैं एक ऐसा काम करके जाऊंगी जिससे ये गांव वाले अच्छाई के प्रति जागृत हो। मैं पूरे रात इस गांव में पहरा दूंगी। मुझे सोना भी पड़े तो इसी गांव में सो जाऊंगी। और दूसरी तरफ चुड़ैल फिर से बच्चे को उठा करके जा रही होती है कि ये क्या हो रहा है? यहाँ आग कैसे लग गई? बचाओ बचाओ, ये आग कहाँ से आ गई है? अरे यहाँ तो सुरक्षा कवच लगी हुई है, अब कैसे होगा? इन गांवों में तो अब चुड़ैल का आना तो बंद हो रहा है। आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई है जो इन गांव वालों की रक्षा कर रही है? मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। इन गांव वालों की इतनी हिम्मत हो गई है कि ये सुरक्षा कवच लगा लेंगे। तो ठीक है, मैं भी बहुत सारे चुड़ैलों की मदद से ये सुरक्षा कवच को मिटा देती हूँ। और वह चुड़ैल 1000 चुड़ैलों की शक्तियाँ लेकर के वह सुरक्षा कवच को मिटा देती है और कहती है, हे, अब तो मैं बहुत ही अच्छी चुड़ैल के सहारे नहीं रहूंगी। अब मैं बहुत शक्तिशाली बन गई हूँ। देखती हूँ कि इन गाँव वालों को कौन बचाता है। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिरकार यह सुरक्षा कवच, इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि अब ये सुरक्षा कवच भी लगाने लग गए हैं। इन गांव वालों को तो मैं ऐसी सजा दूंगी जिससे देख करके ये पूरे गांव वाले डर से मर जाएंगे। ही। दूसरे तरफ एक मंदिर में एक बुढ़िया पूजा करने के लिए आती है। तभी उस बुढ़िया के सामने एक भिखारी आ जाता है और वह कहने लगता है कि अरे दादी अम्मा, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं रोज़ दिन इसी मंदिर के पास रहता हूँ और मेरी यही आशा है कि आप मुझे कुछ भिक्षा दे देंगे। दादी अम्मा, मुझे कुछ दे दीजिए, क्योंकि आज किसी ने भी 1 रुपये तक का दान नहीं किया है। मुझे दान दे देंगे तो भगवान आपका भला करेंगे। दादी अम्मा बोलती है, अरे बेटे, मैं तो यही के लिए आई हूँ। मेरा अब बचा ही क्या है? मैं तो यही दान पुण्य करके अपने भगवान की नज़रों में अच्छी बनना चाहूँगी। इन रुपये पैसे का क्या है? रुपये पैसे तो इसी धरती पे रह जाते हैं, बचते हैं अच्छे कर्म। अगर मैंने अभी तुम्हें नहीं दिया दान में तो भगवान मुझे नरक लिख देंगे। और पैसे का क्या है, वे तो आते जाते रहते हैं। हमें हमेशा गरीब और निर्धन लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे उसके लिए ज़्यादा रुपये की ना तो 1 रुपये की भी जितनी क्षमता होनी चाहिए
उतनी ही दान करनी चाहिए। पर दान करने से अच्छे कर्मों की पहचान होती है बेटे। मैं तो प्रत्येक दिन आती हूँ इस मंदिर में पूजा करने के लिए, तब तो तुम दिखाई नहीं देते हो। तभी वह बोलता है, दादी अम्मा, मैं पास के मंदिर में जाता था, लेकिन वहाँ पे अन्य भिखारी आकर के उन्होंने मुझे भगा दिया और कहा कि ये मेरे जगह हो गए हैं, अब से तुम यहाँ पे भीख नहीं मांगोगे। तो इसलिए मैं इस नए मंदिर में आया हूँ। तभी दादी उसे पत्ते पर भोजन देती है। वह भिखारी प्रेम से भोजन करने लगता है और कहता है, बहुत अच्छा भोजन था। दूसरी रात फिर से वह परी आ जाती है और बोलती है, अरे ये चुड़ैल कैसे इतनी ताकतवर हो गई है कि इन्होंने सुरक्षा कवच तोड़ दिया। अब देख, अब मुझे लगता है अपनी महारानी परी से एक विशेष जादू लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझ जैसे छोटे से परी के जादू से ये चुड़ैल नहीं मानने वाली है। मैं आज ही स्वर्गलोक में जा कर के अपनी महारानी परी से बात करती हूँ कि पृथ्वी लोक पर चुड़ैलों का आतंक बहुत ही फैल गई है। साथ ही साथ वे सारी चुड़ैल बहुत ताकतवर भी हो गए हैं। इसलिए लेकिन फ़िलहाल मैं फिर से एक सुरक्षा कवच बना देती हूँ ताकि चुड़ैल इस सुरक्षा कवच के अंदर ना आ पाए। उसने तो एक सुरक्षा कवच तोड़ ही दी, लेकिन ये बहुत ही मेहनत से बनाई गई सुरक्षा कवच है और इसे तोड़ पाना तो लगता है नामुमकिन है। अब देखते हैं कि आखिरकार यह चुड़ैल क्या करती है। मैं तो पूरे गांव के चारों तरफ पुनः से एक सुरक्षा कवच बना दी हूँ और देखती हूँ कि इस बार तो चुड़ैल अंदर नहीं ही आ पाएगी, क्योंकि उन चुड़ैलों ने गांव के आधे से अधिक नवजात बच्चों को उठा करके ले गई है और वह परी आराम कर बहुत पुरानी तालाब के किनारे बहुत से मछुआरे बिना पैसों के उस तालाब में मछलियाँ पकड़ा करते थे, क्योंकि वह तालाब जो थी वह किसी भी सेठ के ज़मीन पर बनी हुई नहीं थी। वह 10 वर्षों पुरानी तालाब थी, जहाँ में पहले के लोग मछलियाँ पकड़ते थे। उसी तालाब में एक रामू नाम का मछुआरा भी आता है मछलियाँ पकड़ने के लिए, और वह जाल लेकर आता है। उसी तालाब में एक बूढ़ी महिला भी मछलियाँ पकड़ने के लिए आती है, पर वह थक जाती है तो वह खड़ा वहाँ पे हो कर के देखने लगती है कि अरे कितनी सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। अरे रामू, तुम भी मछलियाँ पकड़ने आ गए? हाँ अम्मा, क्या करे, यही तो काम है। अगर मछलियाँ ना पकड़ेंगे तो घर में भोजन कैसे चलेगा? यही तो रोज़गार है। मछलियाँ पकड़ता हूँ तो उसे बाज़ार में बेचता हूँ, उससे ही मेरा घर चलता है। तभी वह बुढ़िया बोलती है, अरे मेरा भी तो यही काम है। मैं भी तो मछलियाँ बेचते बेचते आज इतनी उम्र हो गई है, फिर भी मछलियाँ पकड़ना मेरा काम नहीं छूटा है। क्यों ही छूटे, आखिर मेहनत से ही तो सब कुछ आती है। मेहनत करना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत से अगर पैसे आते हैं तो हमें मेहनत करना ही चाहिए। बैठे रहने से कुछ नहीं होता है रामू,
तुम भी सही कर रहे हो। देखो, आज तुम्हारी मेहनत से एक गमले मछलियाँ तुमने पकड़ ली। और यह बात सुनते रामू की बातें ख़त्म हो जाती है और रामू मछलियाँ लेकर आगे की ओर चलने लगता है और वह पहाड़ी रास्ते से अपने गांव की ओर लौटता है और वह खड़ा होकर के बोलता है कि अरे, यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में। मेरा तो मन करता है मैं यहीं पे एक दुकान लगा दूँ तो कितना अच्छा होगा। मुझे तो यहाँ पे दुकान लगाना चाहिए। दूसरी तरफ बहुत ही खतरनाक जंगल थी। उस जंगल में बस चुड़ैलों का आना जाना लगा रहता था। दरअसल उस जंगल के बगल में भी एक तालाब थी और उस तालाब के किनारे घना जंगलों का पेड़ लगा हुआ था। चुड़ैलों का इतना जमावड़ा वहाँ पे था कि वहाँ पे रंग बिरंगी चुड़ैलें आती थी और जाती थी और पूरे गांव वालों को तबाह करने के बारे में सोचती थी। वह कहती थी, अरे कितनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर जगह को तो मैं कभी यहाँ पे आदमी आने नहीं दूंगी। तभी लंबी चोटी वाली चुड़ैल आती है। कितनी सुंदर जगह है यहाँ पे तो गांव से अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या किया जाए, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है और मुझे इंसानी मांस चाहिए। इसके लिए तो मुझे गांव तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे कुछ चुड़ैलों के साथ एक सभा रखनी होगी और उस सभा में यह बातें होगी कि गांव के सारे लोगों को कैसे मार करके एक साथ ही इस जंगल में लाया जाए और उसे पका पका करके खाया जाए। ही। अरे कितनी सुंदर मेरी सोच है। मैं अपनी सोच को बारे में सोचती हूँ तो बहुत आश्चर्य होता है। मैं बहुत तेज हूँ, बाकी चुड़ैलों से मेरी तो बुद्धि बहुत तेज है रे। इतनी सुंदर दिमाग कहाँ से आई मेरे पास। ही। जल्दी जा रही हूँ सारी चुड़ैलों को खबर पहुँचाने के लिए। दूसरी तरफ एक परीलोक में एक परी नीचे आती है, परीलोक से उतर करके जहाँ हरा भरा पेड़ लगा होता है। वह परी कहती है, अरे वाह कितनी सुंदर जगह है। मैं तो परीलोक में रहते रहते वहाँ पे मेरा मन भर गया है, तो मैं सोची अरे चलो पृथ्वी को भी थोड़ा सा देख आए कि पृथ्वी लोक पर क्या सब चल रही है। तभी उसे आभास होती है, अरे ये क्या, यहाँ पे तो मुझे कुछ नकारात्मक सी आभास हो रही है। इस पृथ्वी पर क्या होने वाली है जो मुझे इस तरह से आभास हो रही है। मुझे पृथ्वी के हर एक गली में जाकर के देखना पड़ेगा कि क्या सब हो रही है। मेरे पृथ्वी लोक के वासियों के साथ लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। मुझे जा कर के देखनी ही पड़ेगी कि आखिरकार यह क्या बात हो रही है। मुझे अपनी जादू से पता करना पड़ेगा। तभी वह परी उस जंगल में जाती है और उसे सारी घटना के बारे में पता चल जाती है। वह जादुई छड़ी से उस जंगल को सर्च करके देखती है तो उसे पता चलती है, अरे क्या, यहाँ तो चुड़ैलों का वास हो रखा है और ये सारी चुड़ैलों तो पूरे गांव वालों को मारने के बारे में सोच रही है। अब मुझे तो इस जंगल में एक कड़ी सुरक्षा कवच लगानी पड़ेगी और जिससे चुड़ैल इस जंगल में भी आ नहीं पाएगी और
वह गांव वालों के साथ कुछ नहीं कर पाएगी। अब मैंने तो सुरक्षा कवच लगा दी है, अब मैं जा रही हूँ। और वह परी चली जाती है और वह परी अपने परी लोक में पहुँचती है, जहाँ परी लोक का मैदान होता है। वह परी कहती है, चलो आज मैं तो अच्छा की जो आज मैं पृथ्वी लोक पे चली गई परिभ्रमण करने के लिए, वरना ये सारी नकारात्मक चुड़ैलें तो आज बहुत ही अनहोनी घटना घटा देती। उन्होंने तो सोच रखा था कि पृथ्वी वालों के साथ वह अच्छी बर्ताव नहीं करेगी, यहाँ तक कि वह सारे गांव वालों को भी मारकर खाने के बारे में सोचने लगी थी। अच्छा हुआ कि मुझे ऐसा मन हुआ और मैं चली गई। चलो मैं तो अब राहत की सांस लेती हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ, तो इन्हीं जंगलों में परीलोक के मैदान में सो जाती हूँ। अगली सुबह होती है, एक गोलगप्पे वाले आता है अपनी पानी पूरी के ठेले को लेकर के, और बेचारा बहुत ही उदास होता है। उसकी उदासी देख कर के उसके पास अभी तक एक भी ग्राहक नहीं पहुंचते हैं। इस बात की भी उसे बहुत टेंशन होती है और वह कहता है, अरे मेरे घर में तो इतनी सारी टेंशन चल ही रही है, ऊपर से एक भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। पता नहीं मेरी बीवी को क्या हो गया है, वह 2 दिनों से खाना नहीं खा रही है। उसे लगता है कि कोई बीमारी हो गई है और उस बीमारी के वजह से वह खाना तक नहीं खाती है। उसका इलाज कराना पड़ेगा, पर मेरे पास इतने सारे पैसे भी तो नहीं हैं। मुझे पैसे इकट्ठे करके मुझे अपनी पत्नी का इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, अभी तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया है पानी पूरी लेने के लिए। इतनी सी बात से मेरा मन बहुत ही आज घबरा रहा है कि आज पता नहीं क्या होगा। मेरी पत्नी का तीसरा दिन है, आज तो मुझे हर हाल में डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना पड़ेगा। तभी एक लड़का आता है पानी पूरी खाने के लिए, तो वह दुकानदार बहुत ही खुशी होकर के पानी पूरी वाला उसे पानी पूरी देता है और मन में सोचता है, चलो कोई तो आ गया। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग आने लगते हैं पानी पूरी खाने के लिए, और यह बात देख करके वह पानी पूरी वाला बहुत ही मन में खुशी होता है कि चलो आज तो मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा ही दूंगा, और मेरी अच्छी खासी आज भगवान की वजह से कमाई भी हो गई है। तो मैं आज घर जाते ही अपनी पत्नी को लेकर के एक प्राइवेट सी अच्छे से हॉस्पिटल ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह बहुत अच्छी है, वह मेरी हर काम में मदद करती है। भगवान करे इतनी अच्छी पत्नी मुझे हर बार मिले। इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी का इलाज तो करवा के रहूँगा। और वह पैसे जोड़ करके इकट्ठे कर लेता है और वह कहता है कि चलो आज का टेंशन तो हट गया, और वह अचानक से बेहोश हो जाता है और तपती धूप के वजह से वह गोलगप्पे वाला बेहोश की हालत में हो जाता है। तभी सुबह सुबह होती है, एक साधु महात्मा कमंडल में जल लिए तपस्या करने के लिए आ जाते हैं, और उन्हें ये सारी घटनाएं पता चलती है तो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि इन चुड़ैलों ने तो जीना हराम कर रखा है, पूरे गांव वालों को तो अशांति फैला करके रख दी है। इन चुड़ैल और भूतों को तो कुछ किया ही जाएगा। आज मैं इन चुड़ैलों को नहीं छोड़ूंगा। आज मैं अपनी कमंडल में यह पवित्र जल लेकर आज मैं उस हवेली की ओर जाऊंगा और
वहाँ पे चुड़ैल को आवाहन करके बुलाऊंगा और ज्यों ही चुड़ैल और भूत आएंगे मैं उन पर यह पवित्र जल छिड़क दूंगा और उन्हें अपने बंदी बना करके रखूंगा। तभी गांव का कल्याण होगा, नहीं तो गांव का कल्याण होना बहुत ही असंभव लग रहा है। मुझे जाना ही पड़ेगा आखिरकार भूतों की हवेली में। तभी साधु भूत की हवेली में जा कर के कमंडल के जल हाथ में ले कर के आवाहन करते हैं। तो तभी एक प्रेत प्रकट होता है और कहता है, अरे ओ साधु बाबा, तेरे को मरना लिखा है क्या, जो तूने मुझे आवाहन करके यहाँ बुला लिया है। तभी बाबा कहते हैं, अरे ओ शैतानी प्रेत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने गांव पर आतंक मचा कर रखा है। ये देख रहा है मेरे हाथ में जो कमंडल रखा है, उस कमंडल में मैंने पवित्र गंगा जल को भर के लाया है, खास तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ साथ वे सारी चुड़ैल और भूतों के लिए लाया हूँ। अब देख। और बाबा ने मंत्र पढ़कर उस पर छिड़क दिए जल और वह प्रेत बंदी बन गया। तभी एक तलवार लिए एक कंकाल मंत्रों के बस में हो कर के वह पागलों की तरह नाचते हुए आता है। और बाबा ऐसी स्थिति देख कर के कहते हैं, अरे कंकाल, अभी कहाँ, तेरा ये हाल तो अब होगा जब यह कमंडल का जल मैं तुम्हारे ऊपर छिड़कूंगा तो तुम्हारी सारी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया का व्यापार था कि वह जामुन का व्यापार करती थी। बुढ़िया के घर के बगल में ही एक बहुत बड़ा पेड़ लगा था जिसमें जामुन फलता था। बुढ़िया जामुन प्रतिदिन तोड़कर बेचने के लिए पूरे गांव में घुमा करती थी। एक दिन बुढ़िया एक गमले में भर के जामुन, जो कि बहुत महंगे हो गए थे, आजकल तो सारे लोग जामुन के पेड़ को कटवा देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कहना होता है कि जामुन के पेड़ पर चुड़ैल रहा करती है। इस वजह से कोई भी लोग जामुन का पेड़ अपने घरों के आसपास नहीं लगाते हैं। लेकिन वह बुढ़िया वह पेड़ से ही जीती थी। पेड़ में फरे जामुन को बेच करके उससे जो पैसे होते थे, उस पैसे से ही उसका घर चलता था। प्रतिदिन बुढ़िया जामुन बेचकर घर आती है और खाना बना करके खा लेती है। फिर बुढ़िया टहलने के लिए सोचती है कि तभी उसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है, अरे दादी अम्मा, आपको पता है मैं इस शहर में नए आया हूँ, मुझे कोई रूम नहीं मिल रही है किराए पर। तो दादी अम्मा, मैं तो अभी उतरा ही हूँ ट्रेन से, मुझे बहुत देर हो गई है, मैं कैसे किसके यहाँ ठहर जाऊँ। तो सारे गांव वाले के तो दरवाजे बंद थे सिवाय आपके। तभी बुढ़िया बोलती है, ठीक है बेटे, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे इस कुटिये में एक और घर है, उसमें तुम किराए पे रह सकते हो। वैसे भी मेरे कोई नहीं है तो तुम रह लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम समय पर किराए दे देना। ये देखते हो बेटे, ये गमले में मैं
जामुन तोड़ कर के बेचा करती हूँ। मैं पूरे दिन नहीं रहूँगी बेटे घर पे, क्योंकि मुझे जामुन बेचने गांव की ओर जाना पड़ता है। तो मैं जामुन बेच कर के रात में ही आऊँगी और फिर खाना बनाऊँगी। उसी खाने में तुम भी खा लेना। और रही खर्चे की बात, तो तुम भी ठहरे एक सरकारी नौकरी वाले। तुम्हें जो उचित लगे वो पैसे दे देना, नहीं तो तुम सामान ही ला करके दे देना। अब मेरे तो कोई है नहीं, तो तुम्हें ही अपने बेटे की तरह मानूंगी। तुम रह सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी वह लड़का बोलता है, दादी माँ आप बहुत अच्छे हैं, मैं रह लूँगा। अच्छा ठीक है दादी माँ, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। तभी वह लड़का चला जाता है रूम में। तभी दादी बोलती है, चलो अच्छा हुआ अकेले रह रही थी, अब तो बहुत अच्छा हुआ। दूसरी तरफ एक जंगल में, घना जंगल होता है। एक किसान लकड़ी काटने के लिए आता है, लेकिन उसके हाथ में तो कुल्हाड़ी के जगह फावड़े होते हैं, जो खेतों की जुताई के लिए काम आते हैं। तो वह कहता है, अरे अरे देखो, ध्यान नहीं रहा, मैं कुल्हाड़ी की जगह ये उठा लाया हूँ। इससे थोड़े ना जंगल कट जाएगी या कोई लकड़ी भी नहीं कटेगी। इससे अच्छा होगा कि आज का तो काम खराब हो गया है, तो जाता हूँ खेत में ही इस फावड़े से खेत को जोत दूँगा और उसमें बुनाई कर दूँगा। और आजकल तो धान का सीज़न चल रहा है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने खेतों में धान की फसल ही उगाई जाए, क्योंकि इस बार बारिश भी कुछ अच्छी ही हो रही है। तो कोई बात नहीं, इस बार की फसल तो अच्छी हो ही जाएगी। अब तो बारिश बस बनी रहे, बारिश आती जाती रहेगी तो धान की फसल बहुत अच्छी होगी और सभी किसानों में खुशी की भी माहौल छाएगी, क्योंकि उस वर्ष तो इतनी बारिश कम हुई जिससे सारे फसल जल गए थे। कड़ी धूप होने की वजह से फसलें नष्ट हो गई और किसानों को भारी मात्रा में हानि पहुंच गई। इसलिए इस बार तो किसान डरते भी हैं धान की फसल करने से, लेकिन मैं तो करूँगा, क्योंकि इस बार अच्छी खासी बारिश हो रही है। मैं तो खाना लाया था तो वही खा लेता हूँ और खाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद चला जाऊँगा अपनी खेतों की ओर। और वह जो भी खाना लाया होता है उसी ठंडी ठंडी पेड़ के नीचे वह बैठ कर के खाना खाने लगता है। और उसके बाद एक कुल्हाड़ी लिए हुए एक किसान पहुंचता है, और चूँकि किसान खेती के साथ साथ लकड़हारे होता है और वह लकड़ी काटने का काम करता है। लकड़हारे तो लकड़ी के लिए कुल्हाड़ी लाया होता है और वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने लगता है और काटते काटते कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में वह काट लेता है और एक गट्ठे की तरह तैयार कर लेता है लकड़ियाँ। फिर किसान गट्ठे को लेकर के अपनी घर की ओर चल देता है। कहता है कि चलो आज तो काम हो गया, आज अच्छी खासी लकड़ियाँ तो मिल गई जंगल में। पता नहीं आजकल के जंगलों में लकड़ियाँ इतने गायब होते जा रहे हैं
कि लकड़ियाँ तो मिलना मुश्किल हो गया है। अब रही बेरोज़गारी की ज़माने में तो एक लकड़हारे थोड़े ना लकड़ियाँ काटेंगे। अब जिसको मन होता है वो ही लकड़ियाँ काटने पहुँच जाता है जंगल। दूसरी तरफ एक तालाब के किनारे एक चुड़ैल का साया होता है। वह चुड़ैल शाम होते ही प्रकट हो जाती है और वह चुड़ैल बोलती है, ही। इन गाँव वालों ने तो मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। मुझे इतनी भूख लगी है कि क्या बताऊँ। अगर इस रास्ते से कोई भी आदमी मुझे दिखाई भी दे दिया जाते हुए तो मैं उस आदमी को कच्चा चबा करके खा जाऊंगी और फिर मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इंसानी मांस नहीं खाए हैं। दरअसल लोगों को पता जो चल गया है कि इस तालाब के किनारे मैं रहती हूँ। फिर अगली सुबह एक समोसे की दुकान के पास समोसे वाला समोसे तल रहा होता है और वह उसका मन उदास होता है। वह कहता है कि पता नहीं रात के समय में कौन दरवाजे पर सब्जियां दे कर के चला गया था, क्योंकि वह सब्जी को लगा कि सुबह सब्जी देने वाली आई है, इसलिए मेरी पत्नी ने उस सब्जी को बना ली। और जब वह सब्जी पूरे परिवार ने खाई तो मेरे बच्चे और बीवी बहुत बीमार पड़ गए हैं। मेरी भी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है। उस वजह से पैसे की कमी होने की वजह से मुझे आज भी दुकान लगाना पड़ा और मैं कैसे करके आज समोसे बना रहा हूँ। यह कहानी सब सुन करके जो समोसे खा रहे होते हैं उन्होंने कहा, भाई ये बात तो सही ही कहा आपने। मेरे भी घर के दरवाजे पे सब्जियां पड़ी हुई थी, लेकिन उस सब्जी में चींटी लग गई थी। इस कारण से मेरी पत्नी उस सब्जी को फेंक दी। अच्छा हुआ जो नहीं बनाई सब्जी, नहीं तो आज मेरे भी परिवार की आपके जैसे ही स्थिति हो जाती। वहीं पे बैठी महिला भी बोल रही थी, मेरी भी बहू वही सब्जी को बनाने जा रही थी, पर उस सब्जी में मैंने कीड़े देखे थे फरे हुए, तो मैंने कहा, बहू ये क्या कर रही हो, ये सब्जी फेंक दो। ये सब्जी तो लग रहा है दिखने में अच्छा, पर इस सब्जी में पता नहीं क्यों कीड़े लगे हुए हैं। तो मेरी बहू से मैंने वे सब्जी फेंकवा दी और इस वजह से मेरी बहू ने वह सब्जी नहीं बनाई। तभी दुकानदार बोलता है, अरे माँ जी आपने तो सही ही किया। पता नहीं हमारे गांव में ये सब क्या घटनाएं हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है जो क्या होगा आगे। सूरजपुर नामक एक गांव रहा करता था। उस गांव में दरअसल चुड़ैलों और भूतों का वास हो गया था। उस गांव में एक साधु महात्मा भी रहा करते थे। वे साधु के द्वारा जो एक शिष्य था वह आता है अपने साधु बाबा से मिलने के लिए। तो साधु बाबा बोलते हैं, जो बेटे इस गांव का तो माहौल ही बहुत ख़राब होने लगा है। मुझे अपने अंतर ध्यान से यह पता चला है कि इस गांव में साया मंडरा रहा है। और वह सारी बात बता करके साधु जी उसे अपने शिष्य को वो यहाँ से
कह देते हैं कि जाओ पूरे गांव वालों को तुम यह सूचना दो कि वे जल्द से जल्द आकर के हमसे मिले। साधु बाबा बोलते हैं, अरे इन गांव में तो इतने सारे चुड़ैल और भूतों के साए मंडरा रहे हैं। साथ ही साथ मुझे यह बात भी पता चली है कि इस गांव में एक कंकाल के साथ साथ एक प्रेत भी रहा करता है। जल्द से जल्द अगर इन गांव वालों की समस्या का समाधान ना किया जाए तो यह गांव जल्द ही समाप्त हो जाएगी और पूरे गांव के निवासी उसके मुंह में चला जाएगा। साधु महात्मा बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और वे निश्छल और निष्पाप के द्वारा एक ऐसी शक्ति का पता लगाते हैं और जिससे वे सारे गांव वालों को पहले बुलाते हैं। सारे गांव वाले आते हैं और सारे गांव वाले मिलकर बोलते हैं, प्रणाम बाबा जी। तो बाबा जी बोलते हैं, खुश रहो। क्या तुम गांव वालों को पता है कि इस गांव में क्या हो रही है? तो सारे गांव वाले बोलते हैं, नहीं नहीं बाबा जी, मुझे तो नहीं पता है कि क्या हो रहा है। तभी बाबा जी बोलते हैं, साधु बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे गांव में अब जो होने वाला होगा उसे देख कर के सारे गांव में डर का माहौल छा जाएगा और मैं तो बीमार हो गया हूँ, मुझे थोड़ी आराम करने दो, फिर मैं तुम्हें कल बुलाऊँगा। कहते ही सारे गांव वाले चले जाते। रात का समय होता है। एक सब्जी वाली चुड़ैल निकलती है सब्जी के ठेले लेकर के और वह गांव के हर घर के सामने जा कर के अपना ठेला लगाती है और कहती है, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी है, हरी भरी सब्जी है। इस सब्जी को जो भी लेगा मैं उससे एक भी पैसे नहीं लूँगी। अरे गांव वालों, तुम सब सो रहे हो, इतने फ्री में मैं सब्जी देने आई हूँ और तुम लोग गांव में निकल तक नहीं रहे हो। अरे गांव वालों, जल्दी से निकलो, नहीं तो मैं सारी सब्जी तुम्हारे गांव पर फेंक करके चली जाऊंगी। अरे निकलो गांव वालों, जल्दी घर से निकलो, नहीं तो ये सारी सब्जियां अब ले फेंक करके चली जा रही हूँ सब्जी। और देख, सारे घर के सामने सब्जी पड़ी होगी। ही। फिर अगली सुबह एक समोसे की दुकान के पास समोसे वाला समोसे तल रहा होता है और वह उसका मन उदास होता है। वह कहता है कि पता नहीं रात के समय में कौन दरवाजे पर सब्जियां दे कर के चला गया था, क्योंकि वह सब्जी को लगा कि सुबह सब्जी देने वाली आई है, इसलिए मेरी पत्नी ने उस सब्जी को बना ली। और जब वह सब्जी पूरे परिवार ने खाई तो मेरे बच्चे और बीवी बहुत बीमार पड़ गए हैं। मेरी भी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है। उस वजह से पैसे की कमी होने की वजह से मुझे आज भी दुकान लगाना पड़ा और मैं कैसे करके आज समोसे बना रहा हूँ। यह कहानी सब सुन कर के जो समोसे
खा रहे होते हैं। उन्होंने कहा, भाई ये बात तो सही ही कहा आपने। मेरे भी घर के दरवाजे पे सब्जियां पड़ी हुई थी, लेकिन उस सब्जी में चींटी लग गई थी। इस कारण से मेरी पत्नी उस सब्जी को फेंक दी। अच्छा हुआ जो नहीं बनाई सब्जी, नहीं तो आज मेरे भी परिवार की आपके जैसे ही स्थिति हो जाती। वहीं पे बैठी महिला भी बोल रही थी, मेरी भी बहू वही सब्जी को बनाने जा रही थी, पर उस सब्जी में मैंने कीड़े देखे थे फरे हुए। तो मैंने कहा, बहू ये क्या कर रही हो, ये सब्जी फेंक दो। ये सब्जी तो लग रहा है दिखने में अच्छा, पर इस सब्जी में पता नहीं क्यों कीड़े लगे हुए हैं। तो मेरी बहू से मैंने वे सब्जी फेंकवा दी और इस वजह से मेरी बहू ने वह सब्जी नहीं बनाई। तभी दुकानदार बोलता है, अरे माँ जी, आपने तो सही ही किया। पता नहीं हमारे गांव में ये सब क्या घटनाएं हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है जो क्या होगा आगे। तभी सुबह सुबह होती है। एक साधु महात्मा कमंडल में जल लिए तपस्या करने के लिए आ जाते हैं और उन्हें ये सारी घटनाएं पता चलती है, तो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि इन चुड़ैलों ने तो जीना हराम कर रखा है, पूरे गांव वालों को तो अशांति फैला करके रख दी है। इन चुड़ैल और भूतों को तो कुछ किया ही जाएगा। आज मैं इन चुड़ैलों को नहीं छोड़ूंगा। आज मैं अपनी कमंडल में यह पवित्र जल लेकर आज मैं उस हवेली की ओर जाऊंगा और वहाँ पे चुड़ैल को आवाहन करके बुलाऊंगा और ज्यों ही चुड़ैल और भूत आएंगे, मैं उन पर यह पवित्र जल छिड़क दूंगा और उन्हें अपने बंदी बना करके रखूंगा। तभी गांव का कल्याण होगा, नहीं तो गांव का कल्याण होना बहुत ही असंभव लग रहा है। मुझे जाना ही पड़ेगा आखिरकार भूतों की हवेली में। तभी साधु भूत की हवेली में जा कर के कमंडल के जल हाथ में ले कर के आवाहन करते हैं, तो तभी एक प्रेत प्रकट होता है और कहता है, अरे ओ साधु बाबा, तेरे को मरना लिखा है क्या, जो तूने मुझे आवाहन करके यहाँ बुला लिया है। तभी बाबा कहते हैं, अरे ओ शैतानी प्रेत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने गांव पर आतंक मचा कर रखा है। ये देख रहा है मेरे हाथ में जो कमंडल रखा है, उस कमंडल में मैंने पवित्र गंगा जल को भर के लाया है, खास तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ साथ वे सारी चुड़ैल और भूतों के लिए लाया हूँ। अब देख। और बाबा ने मंत्र पढ़कर उस पर छिड़क दिए जल और वह प्रेत बंदी बन गया। तभी एक तलवार लिए एक कंकाल मंत्रों के बस में हो कर के वह पागलों की तरह नाचते हुए आता है और बाबा ऐसी स्थिति देख कर के कहते हैं, अरे कंकाल, अभी कहाँ, तेरा ये हाल तो अब होगा जब यह कमंडल का जल मैं तुम्हारे ऊपर छिड़कूंगा तो तुम्हारी सारी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी। तभी सुबह सुबह होती है। एक साधु महात्मा कमंडल में जल लिए तपस्या करने के लिए आ जाते हैं और उन्हें ये सारी घटनाएं पता चलती है, तो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि इन चुड़ैलों ने तो जीना हराम कर रखा है, पूरे गांव वालों को तो अशांति फैला करके रख दी है। इन चुड़ैल और भूतों को तो कुछ किया ही जाएगा।
आज मैं इन चुड़ैलों को नहीं छोड़ूंगा। आज मैं अपनी कमंडल में यह पवित्र जल लेकर आज मैं उस हवेली की ओर जाऊंगा और वहाँ पे चुड़ैल को आवाहन करके बुलाऊंगा और ज्यों ही चुड़ैल और भूत आएंगे मैं उन पर यह पवित्र जल छिड़क दूंगा और उन्हें अपने बंदी बना करके रखूंगा। तभी गांव का कल्याण होगा, नहीं तो गांव का कल्याण होना बहुत ही असंभव लग रहा है। मुझे जाना ही पड़ेगा आखिरकार भूतों की हवेली में। तभी साधु भूत की हवेली में जा कर के कमंडल के जल हाथ में ले कर के आवाहन करते हैं, तो तभी एक प्रेत प्रकट होता है और कहता है, अरे ओ साधु बाबा, तेरे को मरना लिखा है क्या, जो तूने मुझे आवाहन करके यहाँ बुला लिया है। तभी बाबा कहते हैं, अरे ओ शैतानी प्रेत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने गांव पर आतंक मचा कर रखा है। ये देख रहा है मेरे हाथ में जो कमंडल रखा है, उस कमंडल में मैंने पवित्र गंगा जल को भर के लाया है, खास तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ साथ वे सारी चुड़ैल और भूतों के लिए लाया हूँ। अब देख। और बाबा ने मंत्र पढ़कर उस पर छिड़क दिए जल और वह प्रेत बंदी बन गया। तभी एक तलवार लिए एक कंकाल मंत्रों के बस में हो कर के वह पागलों की तरह नाचते हुए आता है। और बाबा ऐसी स्थिति देख कर के कहते हैं, अरे कंकाल, अभी कहाँ, तेरा ये हाल तो अब होगा जब यह कमंडल का जल मैं तुम्हारे ऊपर छिड़कूंगा तो तुम्हारी सारी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया का व्यापार था कि वह जामुन का व्यापार करती थी। बुढ़िया के घर के बगल में ही एक बहुत बड़ा पेड़ लगा था जिसमें जामुन फरता था। बुढ़िया जामुन प्रतिदिन तोड़कर बेचने के लिए पूरे गांव में घुमा करती थी। एक दिन बुढ़िया एक गमले में भर के जामुन, जो कि बहुत महंगे हो गए थे, आजकल तो सारे लोग जामुन के पेड़ को कटवा देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कहना होता है कि जामुन के पेड़ पर चुड़ैल रहा करती है। इस वजह से कोई भी लोग जामुन का पेड़ अपने घरों के आसपास नहीं लगाते हैं। लेकिन वह बुढ़िया वह पेड़ से ही जीती थी। पेड़ में फरे जामुन को बेच करके उससे जो पैसे होते थे, उस पैसे से ही उसका घर चलता था। प्रतिदिन बुढ़िया जामुन बेचकर घर आती है और खाना बना करके खा लेती है। फिर बुढ़िया टहलने के लिए सोचती है कि तभी उसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है। अरे दादी अम्मा, आपको पता है मैं इस शहर में नए आया हूँ, मुझे कोई रूम नहीं मिल रही है किराए पर। तो दादी अम्मा, मैं तो अभी उतरा ही हूँ ट्रेन से, मुझे बहुत देर हो गई है, मैं कैसे किसके यहाँ ठहर जाऊँ। तो सारे गांव वाले के तो दरवाजे बंद थे सिवाय आपके। तभी बुढ़िया बोलती है, ठीक है बेटे, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे इस कुटिये में एक और घर है, उसमें तुम किराए पे रह सकते हो। वैसे भी मेरे कोई नहीं है,
तो तुम रह लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम समय पर किराए दे देना। ये देखते हो बेटे, ये गमले में मैं जामुन तोड़ कर के बेचा करती हूँ। मैं पूरे दिन नहीं रहूँगी बेटे घर पे, क्योंकि मुझे जामुन बेचने गांव की ओर जाना पड़ता है। तो मैं जामुन बेच कर के रात में ही आऊँगी और फिर खाना बनाऊँगी। उसी खाने में तुम भी खा लेना। और रही खर्चे की बात, तो तुम भी ठहरे एक सरकारी नौकरी वाले। तुम्हें जो उचित लगे वो पैसे दे देना, नहीं तो तुम सामान ही ला करके दे देना। अब मेरे तो कोई है नहीं, तो तुम्हें ही अपने बेटे की तरह मानूंगी। तुम रह सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी वह लड़का बोलता है, दादी माँ आप बहुत अच्छे हैं, मैं रह लूँगा। अच्छा ठीक है दादी माँ, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। तभी वह लड़का चला जाता है रूम में। तभी दादी बोलती है, चलो अच्छा हुआ अकेले रह रही थी, अब तो बहुत अच्छा हुआ। दूसरी तरफ एक जंगल में, घना जंगल होता है। एक किसान लकड़ी काटने के लिए आता है, लेकिन उसके हाथ में तो कुल्हाड़ी की जगह फावड़े होते हैं, जो खेतों की जुताई के लिए काम आते हैं। तो वह कहता है, अरे अरे देखो, ध्यान नहीं रहा, मैं कुल्हाड़ी की जगह ये उठा लाया हूँ। इससे थोड़े ना जंगल कट जाएगी या कोई लकड़ी भी नहीं कटेगी। इससे अच्छा होगा कि आज का तो काम खराब हो गया है, तो जाता हूँ खेत में ही इस फावड़े से खेत को जोत दूँगा और उसमें बुनाई कर दूँगा। और आजकल तो धान का सीज़न चल रहा है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने खेतों में धान की फसल ही उगाई जाए, क्योंकि इस बार बारिश भी कुछ अच्छी ही हो रही है। तो कोई बात नहीं, इस बार की फसल तो अच्छी हो ही जाएगी। अब तो बारिश बस बनी रहे, बारिश आती जाती रहेगी तो धान की फसल बहुत अच्छी होगी और सभी किसानों में खुशी की भी माहौल छाएगी, क्योंकि उस वर्ष तो इतनी बारिश कम हुई जिससे सारे फसल जल गए थे। कड़ी धूप होने की वजह से फसलें नष्ट हो गई और किसानों को भारी मात्रा में हानि पहुंच गई। इसलिए इस बार तो किसान डरते भी हैं धान की फसल करने से, लेकिन मैं तो करूँगा, क्योंकि इस बार अच्छी खासी बारिश हो रही है। मैं तो खाना लाया था तो वही खा लेता हूँ और खाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद चला जाऊँगा अपनी खेतों की ओर। और वह जो भी खाना लाया होता है उसी ठंडी ठंडी पेड़ के नीचे वह बैठ कर के खाना खाने लगता है। और उसके बाद एक कुल्हाड़ी लिए हुए एक किसान पहुंचता है, और चूँकि किसान खेती के साथ साथ लकड़हारे होता है और वह लकड़ी काटने का काम करता है। लकड़हारे तो लकड़ी के लिए कुल्हाड़ी लाया होता है और वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने लगता है और काटते काटते कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में वह काट लेता है और एक गट्ठे की तरह तैयार कर लेता है लकड़ियाँ। फिर किसान गट्ठे को लेकर के अपनी घर की ओर चल देता है। कहता है कि चलो आज तो काम हो गया,
आज अच्छी खासी लकड़ियाँ तो मिल गई जंगल में। पता नहीं आजकल के जंगलों में लकड़ियाँ इतने गायब होते जा रहे हैं कि लकड़ियाँ तो मिलना मुश्किल हो गया है। अब रही बेरोज़गारी की ज़माने में तो एक लकड़हारे थोड़े ना लकड़ियाँ काटेंगे। अब जिसको मन होता है वो ही लकड़ियाँ काटने पहुँच जाता है जंगल। दूसरी तरफ एक तालाब के किनारे एक चुड़ैल का साया होता है। वह चुड़ैल शाम होते ही प्रकट हो जाती है और वह चुड़ैल बोलती है, ही 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 ही। इन गाँव वालों ने तो मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। मुझे इतनी भूख लगी है कि क्या बताऊँ। अगर इस रास्ते से कोई भी आदमी मुझे दिखाई भी दे दिया जाते हुए तो मैं उस आदमी को कच्चा चबा करके खा जाऊंगी और फिर मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इंसानी मांस नहीं खाए हैं। दरअसल लोगों को पता जो चल गया है कि इस तालाब के किनारे मैं रहती हूँ। फिर अगली सुबह एक समोसे की दुकान के पास समोसे वाला समोसे तल रहा होता है और वह उसका मन उदास होता है। वह कहता है कि पता नहीं रात के समय में कौन दरवाजे पर सब्जियां दे कर के चला गया था, क्योंकि वह सब्जी को लगा कि सुबह सब्जी देने वाली आई है, इसलिए मेरी पत्नी ने उस सब्जी को बना ली। और जब वह सब्जी पूरे परिवार ने खाई तो मेरे बच्चे और बीवी बहुत बीमार पड़ गए हैं। मेरी भी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है। उस वजह से पैसे की कमी होने की वजह से मुझे आज भी दुकान लगाना पड़ा और मैं कैसे करके आज समोसे बना रहा हूँ। यह कहानी सब सुन कर के जो समोसे खा रहे होते हैं उन्होंने कहा, भाई ये बात तो सही ही कहा आपने। मेरे भी घर के दरवाजे पे सब्जियां पड़ी हुई थी, लेकिन उस सब्जी में चींटी लग गई थी। इस कारण से मेरी पत्नी उस सब्जी को फेंक दी। अच्छा हुआ जो नहीं बनाई सब्जी, नहीं तो आज मेरे भी परिवार की आपके जैसे ही स्थिति हो जाती। वहीं पे बैठी महिला भी बोल रही थी, मेरी भी बहू वही सब्जी को बनाने जा रही थी, पर उस सब्जी में मैंने कीड़े देखे थे फरे हुए, तो मैंने कहा, बहू ये क्या कर रही हो, ये सब्जी फेंक दो। ये सब्जी तो लग रहा है दिखने में अच्छा, पर इस सब्जी में पता नहीं क्यों कीड़े लगे हुए हैं। तो मेरी बहू से मैंने वे सब्जी फेंकवा दी और इस वजह से मेरी बहू ने वह सब्जी नहीं बनाई। तभी दुकानदार बोलता है, अरे माँ जी आपने तो सही ही किया। पता नहीं हमारे गांव में ये सब क्या घटनाएं हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है जो क्या होगा आगे। बहुत पुरानी तालाब के किनारे बहुत से मछुआरे बिना पैसों के उस तालाब में मछलियाँ पकड़ा करते थे, क्योंकि वह तालाब जो थी वह किसी भी सेठ के ज़मीन पर बनी हुई नहीं थी। वह 10 वर्षों पुरानी तालाब थी, जहाँ में पहले के लोग मछलियाँ पकड़ते थे। उसी तालाब में एक रामू नाम का मछुआरा भी आता है मछलियाँ पकड़ने के लिए, और वह जाल लेकर आता है
उसी तालाब में एक बूढ़ी महिला भी मछलियाँ पकड़ने के लिए आती है, पर वह थक जाती है तो वह खड़ा वहाँ पे हो कर के देखने लगती है कि अरे कितनी सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। अरे रामू, तुम भी मछलियाँ पकड़ने आ गए? हाँ अम्मा, क्या करे, यही तो काम है। अगर मछलियाँ ना पकड़ेंगे तो घर में भोजन कैसे चलेगा? यही तो रोज़गार है। मछलियाँ पकड़ता हूँ तो उसे बाज़ार में बेचता हूँ, उससे ही मेरा घर चलता है। तभी वह बुढ़िया बोलती है, अरे मेरा भी तो यही काम है, मैं भी तो मछलियाँ बेचते बेचते आज इतनी उम्र हो गई है, फिर भी मछलियाँ पकड़ना मेरा काम नहीं छूटा है। क्यों ही छूटे, आखिर मेहनत से ही तो सब कुछ आती है। मेहनत करना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत से अगर पैसे आते हैं तो हमें मेहनत करना ही चाहिए। बैठे रहने से कुछ नहीं होता है रामू, तुम भी सही कर रहे हो। देखो, आज तुम्हारी मेहनत से एक गमले मछलियाँ तुमने पकड़ ली। और यह बात सुनते रामू की बातें ख़त्म हो जाती है और रामू मछलियाँ लेकर आगे की ओर चलने लगता है और वह पहाड़ी रास्ते से अपने गांव की ओर लौटता है और वह खड़ा होकर के बोलता है कि अरे यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में। मेरा तो मन करता है मैं यहीं पे एक दुकान लगा दूँ तो कितना अच्छा होगा। मुझे तो यहाँ पे दुकान लगाना चाहिए। दूसरी तरफ बहुत ही खतरनाक जंगल थी। उस जंगल में बस चुड़ैलों का आना जाना लगा रहता था। दरअसल उस जंगल के बगल में भी एक तालाब थी और उस तालाब के किनारे घना जंगलों का पेड़ लगा हुआ था। चुड़ैलों का इतना जमावड़ा वहाँ पे था कि वहाँ पे रंग बिरंगी चुड़ैलें आती थी और जाती थी और पूरे गांव वालों को तबाह करने के बारे में सोचती थी। वह कहती थी, अरे कितनी सुंदर जगह है, इस इतनी सुंदर जगह को तो मैं कभी यहाँ पे आदमी आने नहीं दूंगी। तभी लंबी चोटी वाली चुड़ैल आती है। कितनी सुंदर जगह है यहाँ पे तो गांव से अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या किया जाए, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है और मुझे इंसानी मांस चाहिए। इसके लिए तो मुझे गांव तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे कुछ चुड़ैलों के साथ एक सभा रखनी होगी और उस सभा में यह बातें होगी कि गांव के सारे लोगों को कैसे मार करके एक साथ ही इस जंगल में लाया जाए और उसे पका पका करके खाया जाए। ही। अरे कितनी सुंदर मेरी सोच है। मैं अपनी सोच को बारे में सोचती हूँ तो बहुत आश्चर्य होता है। मैं बहुत तेज हूँ, बाकी चुड़ैलों से मेरी तो बुद्धि बहुत तेज है रे। इतनी सुंदर दिमाग कहाँ से आई मेरे पास? ही। जल्दी जा रही हूँ सारी चुड़ैलों को खबर पहुँचाने के लिए। दूसरी तरफ एक परीलोक में एक परी नीचे आती है, परीलोक से उतर करके जहाँ हरा भरा पेड़ लगा होता है। वह परी कहती है, अरे वाह कितनी सुंदर जगह है। मैं तो परीलोक में रहते रहते वहाँ पे मेरा मन भर गया है, तो मैं सोची अरे चलो पृथ्वी को भी थोड़ा सा देख आए कि पृथ्वी लोक पर क्या सब चल रही है।
तभी उसे आभास होती है, अरे ये क्या, यहाँ पे तो मुझे कुछ नकारात्मक सी आभास हो रही है। इस पृथ्वी पर क्या होने वाली है जो मुझे इस तरह से आभास हो रही है। मुझे पृथ्वी के हर एक गली में जाकर के देखना पड़ेगा कि क्या सब हो रही है। मेरे पृथ्वी लोक के वासियों के साथ लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। मुझे जा कर के देखनी ही पड़ेगी कि आखिरकार यह क्या बात हो रही है। मुझे अपनी जादू से पता करना पड़ेगा। तभी वह परी उस जंगल में जाती है और उसे सारी घटना के बारे में पता चल जाती है। वह जादुई छड़ी से उस जंगल को सर्च करके देखती है तो उसे पता चलती है, अरे क्या, यहाँ तो चुड़ैलों का वास हो रखा है और ये सारी चुड़ैलें तो पूरे गांव वालों को मारने के बारे में सोच रही है। अब मुझे तो इस जंगल में एक कड़ी सुरक्षा कवच लगानी पड़ेगी और जिससे चुड़ैल इस जंगल में भी आ नहीं पाएगी और वह गांव वालों के साथ कुछ नहीं कर पाएगी। अब मैंने तो सुरक्षा कवच लगा दी है, अब मैं जा रही हूँ। और वह परी चली जाती है और वह परी अपने परी लोक में पहुँचती है, जहाँ परी लोक का मैदान होता है। वह परी कहती है, चलो आज मैं तो अच्छा की जो आज मैं पृथ्वी लोक पे चली गई परिभ्रमण करने के लिए, वरना ये सारी नकारात्मक चुड़ैलें तो आज बहुत ही अनहोनी घटना घटा देती। उन्होंने तो सोच रखा था कि पृथ्वी वालों के साथ वह अच्छी बर्ताव नहीं करेगी, यहाँ तक कि वह सारे गांव वालों को भी मारकर खाने के बारे में सोचने लगी थी। अच्छा हुआ कि मुझे ऐसा मन हुआ और मैं चली गई। चलो मैं तो अब राहत की सांस लेती हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ, तो इन्हीं जंगलों में परीलोक के मैदान में सो जाती हूँ। अगली सुबह होती है, एक गोलगप्पे वाले आता है अपनी पानी पूरी के ठेले को लेकर के और बेचारा बहुत ही उदास होता है। उसकी उदासी देख कर के उसके पास अभी तक एक भी ग्राहक नहीं पहुँचते हैं। इस बात की भी उसे बहुत टेंशन होती है और वह कहता है, अरे मेरे घर में तो इतनी सारी टेंशन चल ही रही है, ऊपर से एक भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। पता नहीं मेरी बीवी को क्या हो गया है, वह 2 दिनों से खाना नहीं खा रही है। उसे लगता है कि कोई बीमारी हो गई है और उस बीमारी के वजह से वह खाना तक नहीं खाती है। उसका इलाज कराना पड़ेगा, पर मेरे पास इतने सारे पैसे भी तो नहीं हैं। मुझे पैसे इकट्ठे करके मुझे अपनी पत्नी का इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, अभी तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया है पानी पूरी लेने के लिए। इतनी सी बात से मेरा मन बहुत ही आज घबरा रहा है कि आज पता नहीं क्या होगा। मेरी पत्नी का तीसरा दिन है, आज तो मुझे हर हाल में डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना पड़ेगा। तभी एक लड़का आता है पानी पूरी खाने के लिए, तो वह दुकानदार बहुत ही खुशी होकर के पानी पूरी वाला उसे पानी पूरी देता है और मन में सोचता है, चलो कोई तो आ गया। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग आने लगते हैं पानी पूरी खाने के लिए और यह बात देख करके वह पानी पूरी वाला बहुत ही मन में खुशी होता है कि चलो आज तो मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा ही दूंगा और मेरी अच्छी खासी आज भगवान की वजह से कमाई भी हो गई है। तो मैं आज घर जाते ही अपनी पत्नी को लेकर के
एक प्राइवेट सी अच्छे से हॉस्पिटल ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह बहुत अच्छी है, वह मेरी हर काम में मदद करती है। भगवान करे इतनी अच्छी पत्नी मुझे हर बार मिले। इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी का इलाज तो करवा के रहूँगा। और वह पैसे जोड़ करके इकट्ठे कर लेता है और वह कहता है कि चलो आज का टेंशन तो हट गया। और वह अचानक से बेहोश हो जाता है और तपती धूप के वजह से वह गोलगप्पे वाला बेहोश की हालत में हो जाता है। बहुत समय की बात है, जब पहले शिकारियों का राज चलता था। शिकारियों का काम था कि वह बस शिकार करने के लिए किसी भी समय का इंतज़ार नहीं करते थे। वे निडर होकर के दिन में शिकार के लिए निकल जाते थे और यहाँ तक कि वे रात में भी शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। एक शिकारी होता है जो रात के समय में शिकार की तलाश में वह भटकते भटकते एक बहुत भयानक जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसे एक बूढ़िया मिलती है। वह बूढ़िया दरअसल एक चुड़ैल होती है जो अपना रूप बदल करके उस शिकारी के सामने आती है और कहती है, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए हो? तभी शिकारी कहता है, अरे दादी अम्मा, मैं तो शिकारी हूँ और शिकार करते करते और शिकारी की तलाश करते करते मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। मुझे तो अभी तक कोई शिकार नहीं मिला है, इसलिए मैं बहुत भूखा हूँ। और इतना कहने के बाद दूसरी तरफ की बात आती है, जहाँ उस शिकारी की बेटी होती है। वह बहुत ही भगवान के प्रति आस्था रखती है और वह रोज़ सुबह नहा करके मंदिर जाया करती थी पूजा करने के लिए। उसकी बेटी प्रत्येक दिन भगवान जी के मंदिर में जा कर के वह फूल चढ़ाती है और कहती है कि हे भगवान, मेरे पिताश्री तो अनपढ़ हैं, वे बेजुबान जानवरों का शिकार करते हैं। मेरे मना करने के बाद भी वे मेरी बात नहीं समझते हैं। हे भगवान, उन्हें ज्ञान दीजिए कि वे बेजुबान जानवरों को ना मारे और ना शिकार करें। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जब पिताजी जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। उन्हें कौन समझाएगा? मैं समझाते समझाते थक गई हूँ कि पिताश्री ऐसे जानवरों को नहीं मारते हैं। जानवरों को हमें रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वे समझते ही नहीं हैं। मुझे बहुत दया आती है उन जानवरों पर कि कैसे उन्हें बेरहमी से मेरे पिताजी मार डालते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। हे भगवान, उन्हें ज्ञान दे। यह कहते हुए वह अपने घर को चली आती है और वह अपना कामों में अपना ध्यान लगा लेती है और कहती है कि आज शाम पिताश्री आएंगे तो उन्हें फिर से मैं मनाऊंगी कि वे शिकार पर ना जाया करें। लेकिन उसे क्या पता होता है कि दूसरी तरफ उसके पिताश्री वही जंगल में कुछ ना कुछ भोजन खा करके रात्रि के लिए भी शिकार के लिए निकलता है। वह जंगल में दर दर भटकता रहता है और जंगल में भटकते भटकते उसे बहुत घनी जंगल मिल जाती है और वह कहता है कि इतनी डरावनी जंगल लग रही है, आज तक तो मैंने इतनी डरावनी जंगल देखी ही नहीं है। ये कौन सी जगह है? मुझे खुद पता नहीं है कि इतनी डरावनी जंगल कहाँ से आ गई है, लेकिन मैं तो शिकारी हूँ, मेरे पास तीर धनुष हैं,
मुझे किसी बात का तो डर है ही नहीं। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। फिर शिकारी वहाँ से टहलते टहलते दूसरी जंगल में जा पहुँचता है, जहाँ उसे डरावनी आवाज़ आने लगती है। वह जंगल बहुत भयंकर डरावनी होती है। देखते ही पता चलता है कि इन जंगलों में तो सिर्फ़ और सिर्फ चुड़ैल रहती होंगी। वह शिकारी उस जंगल में जा अरे अरे, यह कितनी डरावनी जंगल है। ऐसा लग रहा है कि मानो चंद्रमा रहते भी अंधेरा छाया हुआ हो। और वह शिकारी एक तीर चलाता है, जिससे उसे जोरदार आवाज़ आती है। कौन हो? तुमने बिना मेरे इजाज़त के इस जंगल में बाण कैसे चला दिया? तभी शिकारी डर जाता है और वह कहता है, अरे अरे, किधर से आवाज़ आ रही है? शिकारी भी डर जाता है और वह बोलता है कि कौन हो आप? कौन हो जो दिखाई नहीं पड़ रहे हो, लेकिन आवाज़ दे रहे हो? मुझे दर्शन दो, मुझे दिखाई पड़ो। आखिरकार मैं भी तो जानूं कि तुम कौन हो। और शिकारी के हाथ में एक पिंजरा आ जाता है, जिसमें एक तोता रहता है। वह तोता बोलता है, अरे मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब इस जंगल से बच जाओगे? तुम्हारी बेटी तुम्हें कहती थी कि तुम जानवरों को मत मारा करो, तो तुम्हारी अकल काम नहीं करती थी। अब तुम्हारी मौत इस जंगल में खींच कर तुम्हें लाई है। मेरे आका तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आका, ओ आका, इस शिकारी को ऐसी सज़ा देना कि फिर कोई दूसरा शिकारी इस हमारी जंगल में आना तो दूर, आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तभी उसका आका प्रकट होता है, जो एक बहुत ही डरावनी होती है। उसे देख कर के शिकारी के हक्के बक्के होश उड़ जाते हैं और वह शिकारी डर कर थर थर काँपने लगता है। दरअसल वह एक प्रेत होता है और वह उसे बोलता है, मूर्ख शिकारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस बनाए हुए काली और घना जंगल में आने की? तुमने जुर्रत भी कैसे की? अब तुम नहीं बच पाओगे इस जंगल से। और वह उसे जंगल में ही कैद कर लेता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त होता है, मित्र रहता है, जो हर सुबह उससे अपनी सारी बात बोलता है। उसका मित्र एक मछुआरा होता है। वह मछुआरा सुबह सुबह ही आता है मछलियाँ पकड़ने के लिए, और उसे उसका मित्र वहीं पे मिलता था रोज़ दिन। यानी कि शिकारी उससे मिलने के लिए हर सुबह टहलते टहलते आ जाया करता था। वह मछुआरा बोलता है, अरे आज मेरे मित्र तो आया ही नहीं, पता नहीं क्या उसे हो गया है। उसकी बेटी आई थी खोजने के लिए कि मेरे पिताजी आपके यहाँ आए हैं क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, तो मेरे यहाँ वे नहीं आए हैं। शायद वे रात को शिकारी पर निकल गए होंगे शिकार करने के लिए, पर अभी तक वह नहीं आए हैं क्या? अरे यह बात तो उसे बतानी पड़ेगी उसकी पुत्री को कि उसके पिताश्री सुबह हो गई है और फिर भी हमसे मिलने नहीं आया है। तो मैं जल्द से जल्द मछलियाँ पकड़ करके
जाता हूँ और उसके घर पे जाऊँगा और यह बात बताऊँगा कि अब तुम्हारे पिताश्री नहीं आए हैं मुझसे मिलने के लिए। फिर वह मछली पकड़ने लगता है, क्योंकि वह भी गरीब होता है और उसका व्यापार भी सिर्फ मछली पकड़ना ही रहता है। वह मछली पकड़ कर के बाज़ार में जाता है बेचने के लिए, यही उसका काम होता है। और मछुआरे मछलियाँ पकड़ कर के चला जाता है अपनी दुकान पर बेचने के लिए, लेकिन उसे उसके मित्र की चिंता होती है और वह कहता है कि जल्द से जल्द मछलियाँ बिक जाए सारी, ताकि मैं अपने मित्र के घर जा पाऊँ और पता लगा पाऊँ कि मेरे शिकारी मित्र आखिरकार क्यों नहीं आया है, क्या हो गया है उसे रात को शिकार करने के लिए नहीं निकलना चाहिए था। आखिरकार उसे नहीं जाना था रात के समय, वह क्यों गया? क्योंकि पता नहीं कौन भूत और चुड़ैल उसे पकड़ लिया है।